नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का सफर जारी है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के बाद अब एनडीटीवी का कार्निवल पहुंच चुका है कोंकण में। कोंकण महाराष्ट्र का वो इलाका है जो मेरी नजर में सबसे खूबसूरत है और यहां की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। इस इलाके का ऐतिहासिक महत्व भी है। कोंकण कान्होजी आंग्रे की भूमि है, जो कि एक मराठाओं के ऐसे नौसेना प्रमुख थे जिन्होंने इस तरह की नौसेना स्थापित की थी जिससे कि यूरोपियंस डरते थे, पुर्तगाली डरते थे, अंग्रेज डरते थे। अगर मैं इस इलाके के राजनीतिक महत्व की बात करूं तो ये वो इलाका है जहां पर शिवसेना को मुंबई और ठाणे के बाद या फिर कहें मराठवाड़ा के साथ साथ यहां सबसे ज्यादा सफलता मिली। शिवसेना को एक राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित होने में कोंकण इलाके ने अपनी भूमिका अदा की। ये वो इलाका भी है जहां से राणे परिवार अपनी राजनीति करते आया है। नारायण राणे यहां से सांसद हैं, उनके दोनों बेटे इसी इलाके से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम अपनी राजनीतिक चर्चा यहां से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि एनडीटीवी कार्निवल की परंपरा रही है कि हम जहां भी जाते हैं वहां की लोक संस्कृति से अपने दर्शकों का परिचय करवाते हैं। तो हम जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं ये सिंधुदुर्ग है, सिंधुदुर्ग जिला है। यहां के सावंतवाड़ी शहर में हम मौजूद हैं और यहां पहुंचे हैं तो यहां की संस्कृति से हम आपका परिचय करवा दें, यहां की कुछ झलकी दिखा दें। यहां किस पारंपरिक तरीके से किसी कार्यक्रम को शुरू किए जाने से पहले प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना सुनिए। 12 रवैवाटीच्या महाराजा, वय महाराजा, 365 खेड्याचो आज तू चाळो महाराजा उपरल करा। वय महाराजा, या गावची देवता देवा सातेरी पाहुणाई रवना देवा। वय महाराजा, या बाजूचो माझो आत्मेश्वर देवा। वय महाराजा, आ देवा ही लेकरा तुमच्याकडे इल्ली असत महाराजा। ओय महाराजा, आज या लेकरांच्या मनातील इच्छा परिपूर्ण करणे महाराजा। ओय महाराजा, आणि ज्याप्रमाणे आजपर्यंत या सावंतवाडीचो झेंडो फडकत ठेवलोय तसो फडकत ठेव रे महाराजा। वय महाराजा, आणि तुझी नाव कीर्ती करून या सावंतवाडीची नाव कीर्ती भारताच्या मोठ्या नकाशावर ठेरे महाराजा। ओय महाराजा, आणि अशी सगळ्यांका सद्बुद्धी देऊन परगावा घातलेल्यांका सगळ्यांका ये सारखो कर रे महाराजा। मना मनान आपल्या प्रत्येकान मतदान करून रे महाराजा। वय महाराजा, अशी प्रत्येकाक बुद्धी दिरे महाराजा। वय महाराजा, आणि ह्याच घराण्यात तुझ्या पर्यंत असा या घराने श्रीफळावर मान्य करून घे रे महाराजा। वय महाराजा, जर काय चुकला माकला असात तर तुझ्या पायाखालती घाल रे महाराजा। वय महाराजा, आणि आमची चूक पदरात घेऊन आमचो झेंडो फडाच्या भराक वर रे महाराजा। वय महाराजा, कोंकण की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प रही है और इस दिलचस्प राजनीति, इस पेचीदा राजनीति को समझने के लिए एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल के मंच पर कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं एक एक करके आपको परिचय करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहता हूं बाबूराव धुरी जी का, जो कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। धुरी जी, आपका स्वागत है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रतिनिधि प्रभाकर सावंत जी। सावंत जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ शिवसेना के रत्नाकर जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, आपका भी स्वागत है। जय महाराष्ट्र। और इन तीन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के अलावा हमारे साथ एक निष्पक्ष व्यक्ति भी मंच पर विराजमान है, अभिमन्यु लोंढे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं इस क्षेत्र के। तो हम इससे पहले कि अपनी चर्चा शुरू करें, मैं लोंढे जी के पास जाना चाहूँगा। लोंढे जी, हमारे दर्शकों को संक्षेप में समझाइए कि यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य क्या है, किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर राजनीति हो रही है, चुनाव हो रहा है और मुख्य टकराव किन लोगों के बीच है, किन उम्मीदवारों के बीच में है। सिंधुदुर्ग में रोजगार, हेल्थ का, टूरिज्म, ये विषय पर बहुत चर्चा हो रही है। सिंधुदुर्ग में 3 विधान क्षेत्र है। ये सावंतवाड़ी में शिवसेना वर्सेस शिवसेना
कुडाल में शिवसेना वर्सेस शिवसेना और कणकवली में भाजप वर्सेस शिवसेना निवडणूक लड़ रहे हैं। और कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर चुनाव की सरगर्मी चल रही है? न सिंधुदुर्ग में आरोग्य का, रोजगार का और पर्यटन, ये विषय बहुत चर्चिले जा रहे हैं। जी ठीक है, तो हमने सुनी पत्रकार महोदय की बात। अब हम राजनेताओं के पास चलते हैं। पहले हम राजनेताओं को उनकी बात कहने का मौका देंगे और उसके बाद हम जनता के पास आएंगे। यहाँ पर आम जनता भी है, तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। हम इन सबके पास जाएंगे और इनका भी मत जानेंगे। लेकिन मैं वापस मंच की ओर जाना चाहूंगा और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग 2-2 मिनट में इस बात को जनता के सामने रखिए कि कोंकण की जनता, सिंधुदुर्ग की जनता आपके उम्मीदवारों को क्यों वोट दे। मैं शिवसेना के प्रतिनिधि से शुरू करना चाहूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना, आरपीआई और बीजेपी, राष्ट्रवादी, इन चारों पक्षों का गठबंधन लेकर हम 2.5 साल से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अभी सिंधुदुर्ग की जनता हमें वोट करने वाली है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र और सिंधुदुर्ग में हम लोग डेवलपमेंट यानी विकास को लेकर जा रहे हैं। और इस गठबंधन ने जो 2.5 सालों में जो योजनाएं बनाए, चाहे वो किसानों के लिए होगी, महिलाओं के लिए होगी, शेतकरी लोगों के लिए होगी, युवा युवतियों के लिए, ये जो हमने योजनाएं महाराष्ट्र में लेकर हम लोग चल रहे हैं, ये योजनाएं सफल हो रहे हैं। और इसी कारण यहाँ की जनता ने हमें, अभी जो खासदार का इलेक्शन हुआ उसमें हमें चुनाव में जीत हासिल की, उसके बाद जो पदवीधर का इलेक्शन था उसमें भी हमने जीत हासिल की। और इसी डेवलपमेंट पर और योजनाओं के जो जनता के पास हम लोगों ने दिए, जो योजनाएं हमारे सफल हुए, इन्हीं दोनों के ऊपर यहाँ की जनता हमें वोट देंगी और महाराष्ट्र में फिर से महायुति का गठबंधन का सरकार वापस आएगा। अब मैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रतिनिधि से जानना चाहूंगा कि लोग आपको क्यों चुने। एनडी टीवी परिवार का स्वागत है सावंतवाड़ी शहर में। धन्यवाद। एक ही विधायक 15 साल विधानसभा का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जिस सावंतवाड़ी विधानसभा का प्राथमिक मुद्दे है, शिक्षा का मुद्दा है, आरोग्य का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई भी मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में ये विधायक सॉल्व नहीं कर सके हैं। इसलिए पूरा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव का माहौल अभी चल रहा है। मेरा पूरा विश्वास है अभी आने वाले चुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के ही उम्मीदवार इधर से विधायक चुने जाएंगे। जी, बीजेपी के प्रतिनिधि मंच पर विराजमान है, उनसे जानना चाहूंगा। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। मोदी जी की सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सभी योजनाएं ये जिले में या पूरा इसमें हमारे कार्यकर्ता के जरिए अच्छी तरह से चल रही है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि 5 साल में 2000 से 2019 तक युति की सरकार रही है। उस दौरान हमारे जो इधर के कैंडिडेट है दीपक भाई केसरकर, वही पालक मंत्री थे, गार्डन मिनिस्टर थे, और उनके जरिए और बाकी हमारे सब नेताओं के जरिए इधर बहुत सारा विकास का काम शुरू हुआ है। अभी जो 2022 से लेके 24 तक जो महायुति ये गठबंधन की सरकार आई, उस सरकार के दौरान हमारे जो गार्डन मिनिस्टर थे, गार्डन मिनिस्टर अभी भी है, रविंद्र जी चौहान साहब है, हमारे राणे साहब है, वो केंद्र में अच्छा पोर्टफोलियो था उनका। ये दोनों ने मिलकर बहुत सारे फंड्स इधर डेवलपमेंट के लाए हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, बाकी सब चीज़ है, थोड़ा टूरिज्म का सब्जेक्ट है, ऐसा बहुत सारे योजनाएं हैं। इस सब को लेकर एक पूरी जनता में एक अच्छा माहौल है और इसका हम लोग को यह मिला है। हमारे लोकसभा में हम लोग 1 लाख वोटों से इधर जीते हैं, तो पूरी जनता में महायुति का जो सरकार है उसके बारे में बहुत अच्छा समाधान है। और उसके जरिए हम लोग जो 3 कैंडिडेट लेके इधर महायुति के हम लोग लोगों के सामने जा रहे हैं, तो हम लोग को अच्छा उनसे रिस्पांस मिल रहा है। और मुझे विश्वास है 1 लाख का जो भी अपना वोट था लोकसभा में हमारे गठबंधन को, युति को, वो अभी 1.5 लाख तक जाएगा। जी देखिए, बीते 5 सालों में दोनों ही गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता में रहे हैं। महाविकास आघाड़ी जिसमें कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, शरद पवार वाली एनसीपी है और कांग्रेस है, और महायुति जो फिलहाल सत्ता में है जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। आपने इन तमाम लोगों की बात सुनी, इन राजनेताओं की बात सुनी। अब वक्त आ गया है जनता के सवाल लेने का। यहाँ मौजूद जो जनता है मैं उनसे जानना चाहूंगी, अगर उनके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, अभी हमारे साथी जो है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2 टर्म उन्होंने आज ये राजनीति सरकार चला रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी
कि उन्होंने घोषणा की थी काला धन लाएंगे, वो काला धन तो आया नहीं, हमने भी देखे नहीं। दूसरी बात 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो कहाँ गए, उसकी भी ज़रा हमारे को पुष्टि करे तो हम समझे क्या क्या है, उन्होंने क्या किए। रोजगार तो मिला नहीं, रोजगार बेरोजगारी तो है जहाँ के वही है, और जिनको रोजगार मिला है उनका रोजगार भी यहाँ छीना जाता है, ये मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ। काला धन और 15 लाख। नहीं क्या है कि मोदी जी के खिलाफ जो भी चर्चाएं चलती है उस या हमारी कोई भी संकल्प रहता है हमारा, उसके बारे में गलत सोचा जाता है। काला धन लाएंगे तो हर इन सब लोगों ने ऐसा टोटल सोसाइटी में फैला दिया है कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। असल में बात ऐसा है कि जिस तरह का बदलाव सिस्टम में आया है, टैक्स में आया है, बाकी सब चीज़ों में आया है, तो इसके जरिए जो भी ब्लैक के धंधे थे, ब्लैक होने वाला था, जो भी ट्रेडिंग का ये मामला था, वो सब रोक के उतना पैसा हम लोग जनता की सेवा में खर्च करेंगे। अगर इसका हिसाब लगाते हैं तो 15 लाख पर पर्सन पर फैमिली आएगा, ऐसा उसका मतलब है। और मुझे लगता है कि यह बात 10 साल में पूरी तरह से हो चुकी है। अभी हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस तरीका योजना दे रहे हैं, किसान सम्मान की योजना बना रहे हैं, हम लोग स्टेट में जो मुख्यमंत्री लाडली बहन की योजना बना रही है। ये सब योजनाओं में जो पैसा आता है वो पैसा ब्लैक में जाता था, जो किसी का नहीं था वो सरकार ने जमा किया और वही दे रहे, इसको ही कालाधन बोलते हैं। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना की बात की, मैं पत्रकार जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस योजना का असर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर? लाड़की बहन योजना का असर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन महिलाओं को या सुरक्षा चाहिए, वही चर्चा हो रही है। अच्छे दिन आएगा, घी का खाएंगे, तेल भी महंगा हो गया, 200 रुपये का तेल हो गया, क्या खाएंगे? अच्छे दिन आएंगे। और महंगाई को लेकर आपसे सवाल है। नहीं अभी जो विरोधी पक्ष है हमारे, उनका आदर रख के मैं बोलता हूँ कि इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं है, कुछ इन्होंने किया ही नहीं है, तो इसलिए वो लोग कुछ ऐसा महंगाई का वगैरह सब लेके करते हैं। लेकिन 25 करोड़ जनता यह पूरे देश में जो अपना पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गई है, ये थोड़ा सोचना चाहिए। आपका सवाल? लोगों को ऐसा लगता है कि सस्ता भी होना चाहिए और शेतकरी लोगों को फायदा भी मिलना चाहिए और लोगों को भी फायदा, ऐसा दोनों बात नहीं हो सकती है। एक अगर शेतकरी लोगों को भी पैसा मिलना चाहिए तो थोड़ा सी चीज़ों की कीमत बढ़ेगी ना मार्केट में। आपका सवाल क्या है और यहाँ मंच पर मौजूद किस व्यक्ति से आपका सवाल है? मेरा सवाल तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी उन लोगों को है कि वो लोग यहाँ पे आते हैं, हर बार आते हैं, जो योजनाएं हमारी सरकार या कोई भी सरकार बनाती है उसको विरोध करके क्यों भगाते हैं ये लोग? हर बार मोर्चा निकालते हैं, सेटलमेंट करने के सोचते हैं, सेटलमेंट नहीं हुआ तो वो प्रोजेक्ट को विरोध करके वो भगाते हैं, इतना जोर से भगाते हैं कि वो प्रोजेक्ट वाला फिर इधर आने का सोचता भी नहीं। देखिए, आपकी पार्टी पर आरोप है कि हर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पर आपकी पार्टी अड़ंगा डालती है और ये कमीशन खोरी के लिए होता है। ये सभी मुद्दों का मैं खुलासा कर रहा हूँ। पहली बात आ गई कि 15 लाख अपने खाते में आने वाले थे, काला धन लाने वाले थे, लेकिन मेरा सुनो, आपका हमने सुन लिया, मेरे को भी तो उसका खुलासा करना चाहिए ना। मेरे को खुलासा दीजिए, आप जवाब दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है खुलासा करने का। अरे मैं जो खुलासा कर रहा हूँ वो कान से भी सुन नहीं सकते, इतना ये गलत है क्या? वो अपने खुद से जबान से अभी बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट से 15 लाख आएगा। मैं ये बात बता रहा हूँ, जिसने मंच के ऊपर मोदी साहब ने खुलासा किया था 15 लाख आएगा, धन वापस आएगा, उनके जबान से खुलासा होने दो ना। सावंत साहब से जबान से खुलासा को आने की जरूरत नहीं है। दूसरा मुद्दा, एक मिनट, दूसरा उनका मुद्दा है कि डेवलपमेंट में हम अटकाव कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं, 1 महीना हो गया, इधर का सिंदूर में जो एयरपोर्ट था उसमें ताला किसने लगाया? अभी महाराष्ट्र में मेरा गवर्नमेंट है क्या केंद्र में गवर्नमेंट है? उन्होंने ही ताला लगाया। ये बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो किसानों के नहीं है, वो जो गवर्नमेंट है वो श्रीमंत लोगों का लिए है, इसलिए ऐसा माहौल अभी सब जो चल रहा है। शिवसेना के आदमी को एक सवाल पूछता हूँ, अभी आडाई एमआईडीसी होके 2013 में आडाई एमआईडीसी होगी, अब तक इधर एक भी फैक्ट्री या एक भी कारखाना उधर नहीं हुआ, उनको बोलिए कब हो जाएगा? मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ पे अगर रोजगार आना चाहिए एमआईडीसी में,
तो उसमें सबसे पहले ये रहता है कि बिजली, हमारे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है। ये सब के ऊपर हाँ यहाँ के जो दीपक भाई केसरकर है उन्होंने काम किया है, काम चल रहा है। और ये काम करने के बाद सुनो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो अभी अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभी दोडामार्ग आडाली में आप देख सकते हैं कि 84 कंपनी वहां पे आ चुकी है, जिसमें आपके फार्मा के कंपनी वहां पे आ गई है। और अगर इन लोगों को मेरे बात पर अगर उनका भरोसा नहीं है तो ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इस रूल के अंतर्गत वो देख सकते हैं 84 अभी फार्मा के कंपनी यहाँ पे आडाली में आ गई है। ये बात यहाँ के, और यहाँ की जो स्टूडेंट की जो एजुकेशन के बारे में जो देखकर यहाँ के दीपक भाई ने इस महाराष्ट्र में नहीं, इस देश में नहीं, बल्कि जर्मनी में हमारे यहाँ के छात्रों को जॉब करने के लिए वहाँ पे जो वहाँ पे जर्मनी में जो जिला है जिसे उसे गुडेनबर्ग नाम का वहाँ पे जिला है, उस गुडेनबर्ग में 4 लाख लोगों की वो वहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। तो यहाँ के जो छात्र है जहाँ के 117 छात्रों को दीपक भाई ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया है और उनको जर्मनी की भाषा और उनको 10,000 महीने का स्टाइपेंड देकर उनका ये काम हो रहा है। और ये लोग सब अब जर्मनी में जा रहे हैं, यानी कि रोजगार और डेवलपमेंट के जो दोनों जो काम चुक रहे हैं वो हो रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि आडारी MIDC में फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी आने वाली है, लेकिन आडारी की जो MIDC है वो ग्रीन MIDC है, उसमें वहाँ पर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं आ सकती। ये झूठ फैला रहे हैं, इसके लिए उनको पूछिए। वो इंस्ट्रूमेंट का कंपनी है सर, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसका कंपनी है सर। क्या है मालूम है, देखिए जब चुनाव आता है तो हमारे विरोधी गट हमेशा यही बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट पे जो हमारे जो पॉलिटिकल के हमारे जो पक्ष है कि वो रोजगार नहीं लाते। ये रोजगार की जो समस्या थी, ये रोजगार की समस्या हल करने के लिए हमने यहाँ पे रिफाइनरी भी लाई, हमने यहाँ पे अपने हमने रिफाइनरी भी लाई और हाँ आयुष मंत्र, और ये भी हमने लाया है सी वर्ल्ड का प्रकल्प भी हमने लाया था। जो भी छात्रों को बच्चों को रोजगार के लिए हम लोग जो भी प्रकल्प प्रोजेक्ट लाते हैं ये लोग हमेशा उसको विरोध करते हैं, और जब चुनाव आता है तब ये बोलते हैं कि इन लोगों ने देखिए जहां तक विरोध की बात है, बिल्कुल ये सवाल जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बनता है कि कोंकण में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश की गई और शिवसेना ने विरोध किया उसका। नाणार एक मिसाल है, जैतापुर एक मिसाल है, और भी प्रोजेक्ट्स ऐसे मिसाल हैं। जिस प्रोजेक्ट को स्थानिक लोगों ने विरोध किया है वो स्थानिक लोगों के साथ हम रहे हैं। स्थानिक लोगों को भड़काने का काम किधर भी हमने नहीं किया है। जैतापुर का टोटली विरोध चल रहा था, नानार को भी विरोध चल रहा था। अभी जो आपने देखा कि ताज प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसको भी विरोध चल रहा है। उधर लाठी चार्ज हो रहा है, लाठी बरसा रहे हैं। जिस मतदार संघ से जो विधायक है उसी लोगों को जिसने चुना था उस महिला के ऊपर उधर लाठी चलाई गई। क्या है, जो लोग है ना 350 से ज़्यादा टीचर प्राइमरी टीचर है वो लोगों को जिला बाहर वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र करके गए, उनको किसी ने परवानगी दी? वो लोग 1-2 साल यहाँ काम करते हैं और बाहर जाते हैं, बाहर के जिले के लोग। इस जिले के लोगों को क्यों वो अपॉइंटमेंट करने देते? ये मेरा सवाल है। ये आपका सवाल किससे, क्योंकि ये तीनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि जो मौजूद हैं 5 सालों तक सत्ता में बारी बारी से रहे हैं, तो ये इन सवाल का जवाब जो है आप दे सकते हैं। त्याचं उत्तर देतो मी जी हिंदी में। चालू नहीं? हाँ चालू है। नहीं, इसका मैं जवाब देता हूँ। सर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सब पूरी पॉलिसी है वो महाराष्ट्र लेवल पे। ये सच बात है कि जो लोग कोई भर्ती के टाइम ज्वाइन होने के टाइम सिंधुदुर्ग चूज करते हैं और बाहर जाते हैं, इसलिए सम्माननीय हमारे दीपक भाई केसरकर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अभी ऐसा एक प्रयास किया है कि इसका जो कोकण मंडल करके जो भर्ती का प्रोसेस रहेगा वो सिर्फ इतना इलाके के लिए, उसमें भाषा का प्रॉब्लम आता है और कोई चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो वो भी प्रॉब्लम छूट जाएगा। जो लाडली बहन के लिए
हमारे सरकार ने 1,500 रुपया मंजूर किया है, वो टीवी पे आता है कि हम 3,000 रुपये दे देंगे, तो खड़खड़ाहट नहीं क्या तिजोरी में? अभी तिजोरी में खड़खड़ाहट है, 1,500 देता है शिंदे साहब, तो खड़खड़ाहट होता है। ये 3,000 कैसे देंगे? ये कहाँ से पैसे आएंगे? 3,000 देते, 6,000 योग को देते, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये 10 दिन में पैसा आएगा तिजोरी में? ये काला देखिए ये डबल स्टैंडर्ड नहीं सर, जो है करने का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि एक तरफ आप नहीं, की पार्टी इसका- ये कह रही है कि सरकारी तिजोरी जो है खाली हो जाएगी, दूसरी तरफ खुद आपके घोषणा पत्र में इस तरह का वादा किया गया है। तिजोरी में आने वाले पैसे का सोर्स गवर्नमेंट तय करके ही उनको 3,000 रुपये देने वाले हैं। हमारा सवाल ये है कि 1,500 रुपये देते समय जो संजय गांधी का है, वृद्धापकाल का है, उसका पैसा उसने रोक दिया, जो मेडिकल को पैसा देने वाला उसका रोक दिया, गवर्नमेंट नौकर का पैसा रोक दिया, शिक्षा के ऊपर जो खर्चा होने वाला वो रोक दिया, और इलेक्शन देख के उन्होंने लाड़की बहन की योजना प्रारंभित की है। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। लाड़की बहन योजना के बारे में वे क्या सोचती हैं, हम कुछ महिलाओं का ही जो है व्यू जान लेते हैं, उनके विचार जान लेते हैं। आप क्या सोचती हैं? मुझे रोजगार का मुद्दा लेना है। लाड़की बहन योजना के बारे में आप क्या सोचती हैं? लाड़की बहन के लिए आज की नारी सक्षम और खुद के बलबूते पे जीती है, तो भले वो काम करने वाली काम वाली क्यों न हो, वो अपने कमाई पे खरीदी करती है, तो इसके लिए सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, आपका कहना है? सबको मिलता है ऐसा नहीं है। आज तक बहुत सारे औरतें ऐसी है जिनको ये पैसा मिला ही नहीं है, यह योजना का लाभ ही नहीं मिला है। मैंने खुद फॉर्म भरे हैं, नहीं मिला है लाभ। आपका क्या सोच? नौकरदार के औरतों को क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? जिसका हस्बैंड सरकारी गवर्नमेंट नौकरदार है उसको नहीं मिल रहा है, ये अन्याय क्यों? सबको मिलना चाहिए ना। लाडली बहन मतलब सब बहनें आ गई उसमें। आप क्या सोचती हैं? नहीं, लाडली बहना दिया है, कबूल है, लेकिन पहले नहीं दिया था, अभी निवडणूक के टाइम पे दिया है ना, तो उसमें क्या पहले हम घर चलाते थे, अभी बोलते हैं सब लोग कि दिवाली अच्छी गई, गणपति अच्छा गया, वो सरकार ने पैसा दिया। पहले दिवाली गणपति हम मनाते नहीं थे क्या, वो भी चलता था, लेकिन दिया है पैसा तो हम लेंगे, क्योंकि हम उस पर हमारा पूरा अधिकार है। हमारा ही पैसा हमको ही दे रहे हैं, अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। सर, शिंदेगढ़ से मेरा सवाल है। आपके सवालों का मैं पहले स्वागत करती हूँ कि आपने कहा कि जर्मनी में बच्चे जाके सीखेंगे, फिर वहाँ का कंट्री में डेवलप करेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, वही अगर इतना हाई फाई एजुकेशन अगर ये कोकण में हो या पूरे देश में आया, तो वो बच्चे यहीं सीख के इस देश का नहीं डेवलप कर सकते? आपसे सवाल सर, जो जर्मनी में जो फैक्ट्री है वो अलग है, यहाँ की फैक्ट्री अलग है। जो जिस तरह जो एजुकेशन ले रहे हैं वो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आपका कोई सवाल था? शिंदेगढ़ से पूछना था, 2 बार उन्होंने मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया, तो अभी तक अस्पताल क्यों नहीं बना? क्यों हमको गोवा में जाना पड़ता है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हो गया है 2 बार, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल बनकर खड़ा नहीं हुआ है और यहाँ के मरीजों को पड़ोस के गोवा में जाना पड़ता है। देखिए, ये इसका जो मुद्दा है उसमें अगर डीप में जाएंगे तो देखिए ये लैंड का प्रॉब्लम है। जब तक लैंड का परमिशन नहीं मिलता था वो प्रॉब्लम था। वो जो लीगली सब कुछ था वो हमने दीपक भाई के नेतृत्व के नीचे वो सब हो चुका है और उसका परमिशन भी आया हुआ है। आप देखेंगे अगले 2 साल में ये जो मल्टी स्पेशलिस्ट जो का हॉस्पिटल है वो यहाँ पे खड़ा होगा। जर्मन में जो लोग हम भेज रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर देकर, वो जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा नहीं रहे हैं। इसलिए जॉब है जो उधर जर्मन में स्टुटबर्ग एक सिटी है, जैसी बॉम्बे की सिस्टर सिटी है वो, और उधर क्या है, उधर लोग नहीं है प्रशिक्षित, जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग होते हैं वो लोग नहीं, ड्राइवर, वायरमैन, कारपेंटर, नर्स, ऐसे लोग नहीं है। तो इधर के जो हमारे बच्चे हैं वो उसे उधर जाकर उन्हें काम करना पड़ेगा, और उधर का पेमेंट जो है वो 3-3 लाख रुपए पेमेंट है, इधर नर्स को 8,000 देते हैं। इसलिए इधर के 4 लाख बच्चे उधर भेजने वाले हैं, और इधर इसलिए सिंधुदुर्ग जिला फर्स्ट चॉइस किया है। इस तरह से हम उधर एम्प्लॉयमेंट भेज रहे हैं। और लोगों से सवाल लेते हैं जी।
सर मैं भी एक जॉब करती हूँ, मैं भी अभी जॉब पे ही हूँ, लेकिन मुझे ये बोलना है कि हम इधर सेफ नहीं है तो जर्मनी में जाके क्या सेफ रहेंगे। एग्जैक्टली मैं भी एक लड़की हूँ और मैं इधर जॉब करती हूँ और मुझे मेरे पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना है। जो इतने बोल रहे हैं ना कि हम इधर डेवलपमेंट लाएंगे तो कब लाएंगे? मुझे मेरे पेरेंट्स को छोड़ के नहीं जाना है जर्मनी। इधर ही लाओ ना, अपने दम है तो लाओ ना इधर, क्यों जाऊँ मैं उधर? बाहर नहीं जाना मुझे। सर मुझे ये कहना है, ये जो जर्मनी भेजने की बात कर रहे हैं, अगर जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाले थे वो अगर प्रोजेक्ट गुजरात नहीं जाते तो यहीं हमारे बच्चे यहीं कमाते, यहीं नौकरी करते और यहीं तो सब कुछ उनका फ्यूचर होता। अब हम सुनिए, अब हम वापस से जर्मनी से कोंकण में आते हैं। मेरा सवाल बीजेपी के प्रतिनिधि से है। देखिए, इसी कोंकण में अब से कुछ वक्त पहले विधायक नितेश राणे ने एक बयान दिया अल्पसंख्यकों के खिलाफ। आरोप बीजेपी पर यह लग रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। नारा दिया गया है, कटेंगे तो बटेंगे। बीजेपी को ऐसे नारे की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देश में जिन बाह्य शक्ति ने, बाहर के लोगों ने जिस तरह का एटमॉस्फेयर बनाया, वातावरण बनाया, उसके जरिए वो सब घोषणाएं वगैरह हो रही है। लेकिन हमारे जिले में यहाँ तक सब लोग मिलजुल के रहते, इधर कोई उसका इफेक्ट नहीं है। लोकसभा इलेक्शन में भी हम लोग को कोई उसका फर्क नहीं पड़ा है। फिर नितेश राणे जी को ऐसे इस तरह का बयान देने की जरूरत क्या आन पड़ी? और उनके खिलाफ आपकी सरकार है, उनके खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ कागज पर एफआईआर दर्ज हुई, ऐसा आरोप है। एफआईआर तो दर्ज हो गए, लेकिन उसकी पूछताछ होगी बाद में, जो भी है वो हो जाएगा ना। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जो उन्होंने बयान दिया है ना, उसमें बुरा अर्थ निकालने से जो भी देश के हित में है उतना ही अर्थ लेना चाहिए। उसका मतलब वैसा ही निकालना चाहिए। में क्या था? अगर वो इस तरह से बोल रहे हैं कि किसी के धर्मस्थल में घुसकर उनको मारेंगे, इस तरह के बयान में देश नहीं, की क्या बात है? जिस तरह से बात सामने से आई होगी ना, उसके ऊपर का रिएक्शन है वो। आपके टीवी पे ही शायद उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जिस तरह की एक्शन होती है उसके लिए उस तरफ की रिएक्शन देना जरूरी है। और मेरे जो भी बयान है वो रिएक्शन के बतौर है। और लोग मौजूद हैं, उनके सवाल लेते हैं जी। क्या ये जो राजनीतिक लोग हैं वो केवल और केवल हिंदू की ही मत मिले मांगेंगे या नहीं? अगर बाकी लोगों की मत नहीं, वो वोट तो है ना, वो मांगेंगे नहीं। केवल हिंदुत्व की बातें बोलते हैं ना, उसके बारे में उनको क्लियर करने को बोलो। हिंदुत्व की बात बोलते हैं ना, बाकी लोगों के यहाँ मत मांगने को जाएंगे नहीं क्या? मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, बाकी लोगों के यहाँ जाएंगे नहीं क्या? और हिंदुत्व ये डेवलपमेंट का पॉइंट रहता है क्या? विकास का मुद्दा है क्या? हिंदुत्व ये वर्ड पे विकास डिपेंड रहता है क्या? इसका क्लेरिफिकेशन देने को। तो इनका कुल मिलाकर आरोप यह है, और आप सभी से ये सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति के चक्कर में जो विकास के मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो दब जाते हैं। और इनके सवाल का एक एलिमेंट ये भी है कि हिंदुओं के वोट मांगे जा रहे हैं लेकिन अल्पसंख्यकों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? तो इस पर आप लोगों से नहीं, यह बीजेपी की या गठबंधन की पूरी सरकारों में जो केंद्र का रहेगा, राज्य का रहेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हिंदू या एक कोई संप्रदाय का वोट लेना है। सब संप्रदाय के लिए, सब लोगों के लिए सही तरह से और इक्वली सब काम होना चालू है और वो होता रहेगा। दूसरी बात ऐसा है कि ये सब इसमें हर एक धर्म अपनी जगह पे, धर्म की बातें रहेंगी तो वो स्टाइल में रहेगी। लेकिन इलेक्शन, डेवलपमेंट, कोई योजना है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट, केंद्र की रहने दो या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, वो कोई ऐसा भेदभाव नहीं कर रही है, वो सबके लिए सेम है। एनडीटीवी माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सांप्रदायिक का मुद्दा अभी आया तो इस महाराष्ट्र में आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी अल्पसंख्यक हो उसका पूरा संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम उद्धव साहेब, बाला साहेब के शिवसेना ले रही है। सांप्रदायिक भावना भड़का के एडवोकेट जी, आप जब बात कर रहे थे, हम कोई भी बीच में डिफरेंस नहीं कर रहे थे। मेरे को मालूम, आपको इतना उठा के बात करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? तो आपके
ये देखो, आपने कितना भी आवाज हम ना दबाने की कोशिश की तो हम दबा नहीं सकते हैं। एनडीटीवी से हम ही देते हैं। अपनी बात जारी रखिए, आप अपनी बात जारी एनडीटीवी से पूरा महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक को हम ही दे रहे हैं। आपकी संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हिंदू को बंटवारे में, इलेक्शन के बंटवारे में के हिंदू का हित देख रहे हैं। हम भी हिंदू है, इनको हिंदू का कितना हित है हमको मालूम है। अभी महाराष्ट्र में जो कृषि सेवक है, वो किसान है, वो फांस लगा रहे हैं, वो हिंदू नहीं है। अल्पसंख्यकों को इधर हिंदुओं को लड़के पर अत्याचार हुआ है, ताई मेरा सुनो, नहीं मेरा सुनो, ये हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ इलेक्शन देख के हिंदुओं को भड़काना, इलेक्शन जीतना, वो पूरे लोगों को मालूम पड़ा है, उनकी राजनीति मालूम पड़ी है। इस इलेक्शन में इस सांप्रदायिक का कोई भी फायदा उनको नहीं हो जाएगा। मैं शिंदे सेना के प्रतिनिधि से जवाब जानना चाहूंगा। एक ही मिनट में मैं इन्होंने जो अभी बोला, जो विधान बोला, उसके ऊपर मैं एक मिनट बोलता हूँ। 1 मिनट। इन्होंने अपने बयान में बोला कि अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके लिए उद्धव जी ठाकरे साहब है। तो मैं पूछता हूँ, हिंदुओं के लिए हो रहा है उसके लिए उद्धव जी ठाकरे नहीं है क्या? इन्होंने बोलना चाहिए सबके लिए है, अल्पसंख्यक को हमारे लेके। पक्ष प्रमुख ने ऐसा कभी भी महाराष्ट्र में नहीं बताया है। आपने बोला, लेकिन हिंदू हमारे है, मुस्लिम हमारे नहीं है, क्रिश्चियन हमारे नहीं है। इस देश में सांप्रदायिक रहने के लिए सांप्रदायिक ही गवर्नमेंट रहना चाहिए। ऐसा जाति जाति में बंटवारे करने का गवर्नमेंट नहीं आना चाहिए। अभी एनडीटीवी से हम पूरा महाराष्ट्र देख रहे हैं। आप बताइए। देखिए, महाराष्ट्र में और पूरे देश में एनडीए का सरकार है और महाराष्ट्र में महायुति का सरकार है। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी पंतप्रधान देश के बने हुए हैं, अब उनका ये 3रा टर्म है। इन 3 टर्मों में आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का एक भी दंगा नहीं हुआ है। मिजोरम में क्या चल रहा है? ऐसा एक राष्ट्र नहीं है जाता इस है। देश में एक राष्ट्र ऐसा नहीं है जिधर दंगा नहीं हुआ है। दंगा नहीं हुआ, ऐसा एक राष्ट्र भी इस देश में नहीं है। मिजोरम में क्या हुआ? आपने देखा हुआ, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई के दहशतवादी दो भी दहशतवादी हमले हो रहे थे, वो सब हमले भी बंद हो चुके हैं। और इसीलिए पूरे देश हमला बंद नहीं हुआ है। हमारे सैकड़ों जवान उधर मार रहे हैं और मैंडेट दिया। और अभी महाराष्ट्र में महायुति का भी सरकार 2.5 साल से चल रहा है। सबका साथ सबका विकास लेकर हम लोग चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई भी अल्पसंख्यक पर ऐसा एक भी दंगा नहीं हुआ है। लेकिन 2.5 साल पहले जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब हिंदुओं के 2 साधुओं के ऊपर पालघर में हत्याकांड हुआ था, हल्ला हुआ था। इसका जवाब इन्होंने मैं मानता हूं। आप कर रहे हैं हिंदू के वास्ते। ये देखो, पूरा देश में हिंदू और मुस्लिम का दंगा भड़काने का काम ये बीजेपी ही कर रहा है। इसका ये पूरा देश को मालूम है। अच्छा, मेरा एक सवाल बीजेपी से है। बीजेपी के ऊपर अब यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधती है ये बोलकर कि कांग्रेस में तो परिवारवाद चलता है, नेहरू गांधी परिवार का वर्चस्व रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस कोंकण की बात करें तो नारायण राणे जी यहाँ के सांसद हैं, उनके एक बेटे विधायक हैं, दूसरे बेटे भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी पर यह सवाल खड़ा हो गया है कि अब बीजेपी खुद परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है। सुनो, इसमें ये 3 लोग जो नारायण राणे साहब है, नारायण राणे साहब खासदार अभी सांसद बन चुके हैं, वो तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका कैलिबर है, उन्होंने 35 साल में पूरा सब महाराष्ट्र हो, देश में हो, सब पूरी जगह उन्होंने अपना जो भी कर्तृत्व है सिद्ध किया है। और दूसरी तरफ जो नितेश राणे हैं, उन्होंने 10 साल एक अच्छा विधायक बन के काम किया है। हर साल वो अच्छे वोटों से जीतते हैं। उनकी विधानसभा में अभी तक बहुत सारे 5,000-6,000 करोड़ के काम हो चुके हैं। तो वो नारायण राणे साहब के बेटे नहीं बल्कि एक नितेश राणे करके अच्छी विधायक के रूप में चुने जाते हैं। उसके जरिए उनको पहली लिस्ट में उनको सीट दिया है। दूसरा बात रह गया, कुडाल मालवण विधानसभा में जो विधायक के लिए नीलेश जी राणे खड़े हैं, वो भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो नारायण राणे साहब के बेटे, इसलिए उनको सीट मिला, ऐसा नहीं है। 4 साल मेरे को पूरा करने दो, बोलिए। हाँ,
4 साल उन्होंने वो विधानसभा में इतना संगठन का और बाकी सब के जरिए काम किया है। अगर परिवारवाद का कोई सब्जेक्ट होता तो उनकी जगह सीट मांगने वाला हमारे गठबंधन में दोनों पक्षों में या तीनों पक्षों में दूसरा कोई खड़ा हो जाता था, लेकिन कोई भी आदमी उधर खड़ा नहीं रहा। तो उनका कैलिबर है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि गठबंधन में उनको ही, महायुति में उनको ही सीट मिलना चाहिए, सबकी इच्छा थी। अगर परिवार का कोई होता तो सब बीजेपी वाला जो लोग रहता है, नहीं तो शिंदे सेना वाला लोग रहता है, ये सब लोग कोई ना कोई तो मांग कर सकता था। तो इसलिए इसका कोई परिवारवाद का संबंध नहीं। तीनों का काम अलग अलग है, तीनों का काम अच्छा है, इसके लिए वो लोग दोनों भी खड़े हैं। ऐसा आरोप शिंदे सेना पर भी लग रहा है कि पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे सांसद हैं और कई लोगों को टिकट दिया गया है जिन पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। ऐसा परिवारवाद ये प्रॉब्लम नहीं है। आप जो बोल रहे हैं, इसके पहले 2.5 साल पहले सीएम उद्धव जी ठाकरे थे और उनके पर्यटन जो मंत्री थे वो उनके बेटे थे, कैबिनेट उनके बेटे थे आदित्य ठाकरे। ये जो विरोधी पक्ष है ना, उनका मैं मराठी में बोलना चाहूंगा, आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हम जवाब चाहेंगे। हाँ, मैं इसके लिए बारे में बोल रहा हूँ कि सिंदूर डिस्ट्रिक्ट में एक सांसद है, उनके दोनों बेटों विधायक के लिए खड़े हैं। अगर उनके पार्टी के लिए कोई अगर उम्मीदवार नहीं तो वो क्या करेंगे? ऐसा है, इसके लिए उन्होंने एक ही परिवार का 3-3 लोग दिए हैं। दूसरा सब्जेक्ट आया कि आदित्य जी इस महाराष्ट्र में तरुण नेतृत्व उभर रहा है, इसके लिए आदित्य के साथ पूरा बम्बई खड़ी है। इसके लिए जो पूरा युवक जो वर्ग था उन्होंने उनको कन्फर्म किया, इसके लिए आदित्य जी ने चुनाव लड़ाई। नितेश राणे आणि निलेश राणे काय म्हातारे झालेत का? नहीं, तरुण है। नहीं, बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं, ये इनका मानना है कि आदित्य युवा है इसलिए उसको बार ऐसा चांस दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि हम ऐसा नीलेश जी और नितेश जी नहीं बूढ़े बोल हो गए रहे क्या? एक ही परिवार का इसलिए दे रहे हैं, उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं, बीजेपी के पास उम्मीदवार ही नहीं, शिंदे गढ़ के पास उम्मीदवार नहीं, इसके लिए बीजेपी का उम्मीदवार लेके शिंदे गढ़ में खड़ा किया है। ये धुरी साहब जिस बात करते हैं, आज कल तक हमारे पास थे, वो टिकट देने के लिए हमारा उम्मीदवार चुरा के लेके गए और वो हमारे उम्मीदवार की बात करते हैं। एक अच्छा हुआ कि उनके ही पास से मेरे को खुशी हो रही है कि खुलासा करने की। दीपक भाई शिवसेना से पहली बार लड़े, हमारे टिकट पे लड़े, उसके बाद सेकंड पे भी लड़े। अभी वो पक्ष प्रमुख को धोखा देके शिंदे गुट में शामिल हो गए और चुनौती लड़ाए। दीपक भाई ने कितना पार्टी चेंज किया ये पूरा माहौल जान रहा है दिन में ना, खुद का राजनीति के लिए वो सब कुछ करेगा। और इनके जो इसका जवाब तो मुझे लगता है इनसे लेना चाहिए। आप बताइए, इनको बोलिए। इनके जो राजन दिल्ली है उनका इतिहास मालूम नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे प्रभावित होकर नहीं आए वो, बल्कि 2014 में टिकट के लिए आए थे और उनका एग्जिट भी टिकट के लिए है। तो इनको कोई दीपक भाई केसरकर साहब से बोलने का अधिकार ही नहीं प्राप्त होता। जी आप बोलिए। जी देखिए, शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे की ये बात कही थी जो पूरे हिंदुस्तान ने सुनी है, महाराष्ट्र भी सुनी है, कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस कभी नहीं होने दूंगा, मैं मेरा हिंदुत्व कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं लोकशाही के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं, मैं ऑर्डर के ऊपर भरोसा करता हूं। ये जो माइंडेड था, ये जो उनकी जो विचारधारा थी, ये विचारधारा उनके सुपुत्र माननीय उद्धव जी ठाकरे ने उस विचारधारा से अपोजिट काम किया। जो उनके खासदार शिवसेना के जो थे, विधायक थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शिवसेना को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकालकर खुद की शिवसेना और भाजपा के साथ फिर से हमारा गठबंधन को जिंदा हमारे रखने मित्र का पक्ष के ऊपर नहीं है, हमारा हिंदुत्व हमारे पक्ष के नीति राजनीति से चल रहा है और वो बता रहे हैं कि कांग्रेस हमारे अलायंस में आ गई, इसलिए हमने हमारा हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। देखिए, ऐसा है कि आपने जो बात कही वो सवाल 5 साल पहले ही जो उस पर काफी चर्चा हो गई, लेकिन अभी आपने मुद्दा छेड़ा है, इसके लिए मैं वापस इनसे जवाब चाहूंगा कि जिस शिवसेना ने एक कट्टर हिंदुत्ववादी इमेज हासिल की बाला साहेब के नेतृत्व में, वही शिवसेना जिसने की
कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ अपनी पूरी राजनीति की। उस शिवसेना ने 2019 में सभी को चौंका दिया जब उसने कांग्रेस और एनसीपी से ही हाथ मिला लिया और सत्ता में आ गई। हम जितना भी ध्यान हिंदुत्व के ऊपर दे रहे हैं उतना ही ज़्यादा ध्यान हम अपने महाराष्ट्र के हित में दे रहे हैं। जब महाराष्ट्र का हित में बीजेपी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको छोड़ के हमने महाराष्ट्र के हित के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके इधर का गवर्नमेंट बनाया है। जी एक मिनट, नहीं बाकी सब राजकारण की बात जाने दो खड्डे में, मैं कहता हूँ। लेकिन सम्माननीय बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे जो हिंदू हृदय सम्राट यह पदवी थी, सब लोगों ने, पूरे महाराष्ट्र ने या पूरे देश ने उसको स्वीकार किया था, वो इन लोगों ने हटा दिया। यह बहुत शर्मनाक बात है। उनको लग रहा है हटा दिया। लेकिन अगर हमने हटा देते, अगर लोगों को ये मान लेते, हमने मूल हिंदुत्व का मुद्दा अगर हमारे पास से दूर हो गया तो कल लोकसभा के इलेक्शन में हिंदुत्व मानने वाले लोगों को इस महाराष्ट्र ने ठुकराया क्यों, उसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। देखिए, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन आप पर भी ऐसा ही कुछ आरोप है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने भी कॉम्प्रोमाइज किया। जिस अजीत पवार के बारे में देवेंद्र फडणवीस 2019 के पहले बोल रहे थे कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो जेल जाकर चक्की पीसिंग, तो जिन अजीत पवार को वो जेल में डालना चाहते थे उनको कैबिनेट में डाल दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आरोप जरूर लगे हुए थे, लेकिन उसकी पूछताछ जांच अभी हुई नहीं, वो आरोपी सिद्ध नहीं हुए ना। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, उनके पास आने के बाद सब कुछ धोया जाता है। ये वॉशिंग मशीन है। ये इनको भी मैं ऑफर करता हूँ आज। वॉशिंग मशीन है। और लोगों से सवाल लेते हैं जी। हमारे पास वॉशिंग मशीन ऐसे वे बोल रहे हैं ना, तो हमारे जो अभी इधर के राजन तेली साहब थे भाजपा के, उसको क्यों लिया उन्होंने? वो बोला उनको पूछो उद्धव ठाकरे। नहीं, यहाँ पूरी महाराष्ट्र में आपने देखा तो जो लोगों को हमारे पास से टिकट नहीं मिला है, उन लोगों को, उन सब लोगों को चुरा के लेके गए। उम्मीदवार नहीं, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है और विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। शिवसेना घड़ाई किसने और शिवसेना के सब लोगों पर संस्कार किसके, ये उनसे जवाब लो। चोरी किया है, निशान सिंधु बाला साहेब का पक्ष चोरा है, हाँ? निशानी चोरी है, हमारा सब लुटा के लेके गए और फिर वो संस्कार की बोतलें है। संस्कार हमारे बाला साहब के संस्कार उन्होंने लिए हैं, तो उनके सामने सबको घड़ाया। हाँ सर, एक सवाल है मेरा, सावंत सर से सवाल है, दोनों पिता पुत्र अगर बीजेपी में है, नारायण राणे और नीतीश राणे, फिर ऐसी क्या बात हुई जो नीलेश राणे को धनुष्य बाण उठाना पड़ा? ये कई सीटों पर हुआ है कि बीजेपी के नेताओं ने शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा है। ये कई सीटों पर हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है, दूसरे इलाकों में भी हो रहा है। नहीं, दूसरा ऐसा कुछ ये नहीं है। ये देखो, इस बार महायुति का सरकार आना देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में, इसलिए गठबंधन में सीटों पर जो चर्चा हुई उसके लिए सब लोग राजी है। तो कौन किधर लड़ाना है, क्या करना है, वो युति का मामला है, वो आपको बोलने का नहीं, इसका ये सवाल ही नहीं है जी। जो आपको अच्छा विधायक के रूप में कैंडिडेट मिलने का सवाल है वो हम लोगों ने दिया है। देखिए, हमारे पास समय की मर्यादा है, बस कुछ ही पल बचे हैं और इन चंद क्षणों में मैं आप तीनों से ये निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में, आपने जनता के सवाल सुने, उनकी बात सुनी, आपके क्लोजिंग रिमार्क में जानना चाहूंगा कि अगर आप चुने जाते हैं, आपकी पार्टी फिर से सत्ता में आती है, तो सिंधुदुर्ग की सूरत क्या होगी? हमारा गवर्नमेंट कल आने के बाद इधर की जो प्राथमिकता है, मेडिकल की प्राथमिकता है, शिक्षा की है, बेरोजगार की जो प्राथमिकता है, उसको हम बढ़ा के एक नया इतिहास बनाने का काम इस सिंधुदुर्ग से करेंगे। आप नहीं, ये जो महायुति का दौर चल रहा है, तो महायुति का जो सरकार है, 2.5 साल में महायुति सरकार ने सिंधुदुर्ग के लिए जो निर्णय लिए हैं, जितना विकास काम, जितना डेवलपमेंट का काम हाथ में लिया है, कई कुछ बातें पूरी हुई है, कुछ बात अभी चल रही है, वो सब बातों को अच्छा बढ़ावा मिलेगा और पूरी हो जाएगी। पर्यटन है, यानी टूरिज्म है, रोजगार है, शिक्षण है,
या आरोग्य है, ये सब चीज़ों पे काम होगा। दूसरा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या युति का जो भी वचननामा होता है वो सिर्फ वचननामा या जाहिरनामा नहीं रहता है, उसका नाम होता है संकल्प पत्र। जिस दिन हम लोग वो मुद्दा लिखते हैं उस दिन हम लोग मन में संकल्प करते हैं कि ये पूरा करना है। जैसा भगवान के सामने हम लोग संकल्प करते हैं वैसा ही संकल्प रहता है। इसलिए कश्मीर का ये रहने दो, 370 का रहने दो, ये सब चीज़ हमारे संकल्प पत्र में अटल जी से थी और वो आज हम लोगों ने पूरी की है। तो ये तो सिर्फ डेवलपमेंट की चीज़ है, ये जरूर ये संकल्प पत्र में जो भी लेके वो पूरा होगा। और मैं इतना कहता हूँ कि 2.5 साल में जितना काम हो गया उतना काम वो गति से, उससे ज़्यादा गति से ये सिंधुदुर्ग के लिए हो जाएगा। और लोगों का भी ये मानना है, लोग अच्छी तरह से अच्छा मैंडेट देके हमारे तीनों उम्मीदवारों को अच्छी वोट से जितवाएंगे और महाराष्ट्र में युति का मुख्यमंत्री रहेगा। और बाद में ये सभी जो योजना है आज इतना है कि 2,01,000 मुख्यमंत्री लाड़की बहन के लाभार्थी इधर है, उनके खाते में 30 करोड़ रुपए हर महीना जमा होते हैं। अगर 1 साल का और पीरियड हम लोग कंसीडर करते हैं तो 360 करोड़ रुपए ठेठ महिलाओं की खाते में जाते हैं, जितना हमारे डीपीटीसी का बजट भी नहीं है। वो तो 250 करोड़ है, तो 1.5 गुना ज़्यादा पैसा लोगों के यूज में आता है, उनके संसार के लिए आता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे सरकार की है। हम लोग आगे जाके ये योजना है और भी बहुत सारी योजना है, सब लोगों को अच्छी तरह से चालू रखेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप देखिए, हमारा जो कोकन है उस कोकन में वेस्ट साइड को 720 किलोमीटर का सागर समंदर है, तो वहाँ पे हम लोग टूरिस्ट के ऊपर ध्यान देंगे महायुति के माध्यम से। और जो ईस्ट साइड में है, यानी ईस्ट साइड में पूरा पहाड़ है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो हम MIDC के माध्यम से इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लोग वो एरिया कवर करेंगे। यानी वेस्ट में हम लोग टूरिस्ट और ईस्ट में हम लोग इंडस्ट्री देकर यहाँ के लोगों को, युवाओं को हम लोग रोजगार प्राप्त करेंगे। इन दोनों के मुद्दों को आधार पर हम लोगों ने महायुति के चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और यही यहाँ के तीनों जो हमारे जो सीट है, ये 2 मुद्दे के ऊपर हमारे ये तीनों सीट हम चुन कर लाएंगे। देखिए, आपने सुनी राजनेताओं की बात, आपने सुने जनता के सवाल। जनता के सवाल थे, राजनेताओं के जवाब थे। अब इन जवाबों से सिंधुदुर्ग की जनता, सावंतवाड़ी की जनता कितनी संतुष्ट हुई है, कितनी कन्विंस हुई है, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। हमारे पास समय की मर्यादा है, इसलिए ये शो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। हमारी अगली मुलाकात होगी कोल्हापुर से। धन्यवाद।